अस्सलामुअलैकुम प्यारे बेटा, क्या हाल है? कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो कॉपी पेंसिल संभाल लें। आज हम गैसियस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ में, एवोगैड्रो और पीटी लॉ में, कि हम वीडियो नंबर 5 में इन चारों लॉज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए हम आज न्यूमेरिकल करते हैं बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और पीटी लॉ के। इससे पहले एक अच्छी सी बात हो जाए बेटा, देखें, जिंदगी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जिंदगी दो तरह की हो सकती है, दो घोड़ों की मानो। आप उनमें से किस घोड़े की तरह है? एक वो घोड़ा जो रेस में लगा हुआ है और उसका मकसद, ऑब्जेक्टिव, टू विन द रेस है, और वो तैयारी करके आया और वो रेस में शरीक है और भागे जा रहा है और इतनी कोशिश करता है कि रेस जीत जाता है। बाय गॉड, खुदा भी उसको इनाम देता है, बाय वर्ल्ड भी, दुनिया भी उसको इनाम देती है और याद रखा जाता है वो फिर सदियों तक। दूसरा घोड़ा वो है कि जो जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा है, जिसका नो एक्सपीरियंस, नो तजर्बा, कुछ भी नहीं है, बस मुंह उठाए खाना खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेस है और उससे कोई होश नहीं है। तो उसमें से आप कौन से घोड़े की तरह होना चाहते हैं? कौन सी जिंदगी लेना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव वाली, जो जंगल वाला घोड़ा जिसका ऑब्जेक्टिव लेस होता है? तो ऑब्जेक्टिव वाली जिंदगी गुजारें, अपना गोल तय करें, अपनी डेस्टिनेशन तय करें, मंजिल तय करें और फिर अपने स्टैंडर्ड्स खुद से बनाएं, बनाकर जबरदस्त मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले बॉयज लॉ के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हमारा पोर्शन है न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम जी बॉयज लॉ को देखते हैं, बॉयज लॉ के न्यूमेरिकल्स। अच्छा प्यारे बेटा, ये बताएं कि बॉयज लॉ होता क्या है? सर जी पता है, पीवी इज इक्वल टू के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल्स में पहले हमने लिया है बॉयज लॉ, पीवी इज इक्वल टू के। हमें पता है अगर हम इसका प्रेशर तब्दील करेंगे तो प्रेशर तब्दील होकर P1, वॉल्यूम वैसे ही तब्दील होकर V1, जवाब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे दूसरी वैसे ही कम होती है। अच्छा, फिर तो चेंज करते हैं प्रेशर, प्रेशर चेंज होकर P2 और वॉल्यूम चेंज होकर V2। अब जितना हमने प्रेशर बढ़ाया है उतना ही वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब है वही चेंज होगी। आपके पास जो इसमें जो आंसर है वो कांस्टेंट रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपने प्रेशर बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम कम हुआ, जवाब कांस्टेंट। फिर प्रेशर बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम कम हुआ, जवाब कांस्टेंट के। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। पीटी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो आंसर है ये कांस्टेंट ही रहता है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, अ गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 10 dm cube is enclosed at a vessel a gas having volume of 10 dm cube is enclosed in a vessel at 0 centigrade and pressure is 2.5 atm. The gas is allowed to expand new pressure is 2 atm. What will be new volume?
न्यू वॉल्यूम टेम्परेचर इज 273 केल्विन। तो बेटा गौर करें, एक गैस है जो कि 10 dm क्यूब वाले सिलेंडर में बंद है, उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, उसका प्रेशर 2.5 atm है और गैस को एक्सपेंड करने की इजाजत दी जाती है। न्यू प्रेशर हो जाता है 2 atm। व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम क्या होगा? टेम्परेचर इज 273। पहले टेम्परेचर पर गौर करें जी। 0 सेंटीग्रेड और 0 सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? 273। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो दो टेम्परेचर है 0 और 273 केल्विन, ये बराबर है, कांस्टेंट है, तो हमें पता लग गया बॉयल्स लॉ लगेगा। तो इसमें अब हम डाटा देखते हैं। तो डाटा हमारे पास है कि इनिशियल आपके पास प्रेशर कितना है जी? इनिशियल प्रेशर 2.5 atm। न्यू प्रेशर क्या हो जाता है? गैस को एक्सपेंड करने की इजाजत दे देते हैं 2 atm। ठीक हो गया। अच्छा, पहला वॉल्यूम V1 वॉल्यूम कितना है? 10 dm क्यूब। हम मालूम क्या करना चाहते हैं? V2 वॉल्यूम जो न्यू सिलेंडर में गई है। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी? ये वाली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब जिसको मालूम करना होता है वो एक साइड पर, बकाया एक साइड पर P1 V1, आपके पास जो P2 है वो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बेटा जिस चीज को मालूम करना होता है वो एक साइड पे कर ले और जिनसे मालूम करना होता है वो दूसरी साइड पर। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रूल है कि जो चीज आपने मालूम करनी होती है वो एक साइड पर, जिनसे मालूम करना है एक साइड पर। अब V2 आपके पास एक साइड पे आ गया है, ये जो नाउन P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 से हम मालूम करेंगे। P1 हमारे पास कितना था जी? 2.5 atm। अच्छा, इसमें आपके पास जो V1 है ये कितना है? 10 dm क्यूब है। और P2 कितना है जी? आपके पास इनिशियल प्रेशर P2 ये 2 atm है जी, ये 2 atm। अब आपके पास 5 इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 2.5 atm से atm आ जाए, कट जाएगा, ये 12.5 dm क्यूब आ जाएगा। क्योंकि जब गैस 2.5 से 2 atm में गई है तो लाजमन बात है इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। प्रेशर कम हुआ है ना 2.5 से 2 atm में, तो इसका वॉल्यूम 10 से बढ़ गया है, 12.5 dm क्यूब हो गया है। पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया, इसका आंसर आता है 12.5 dm क्यूब। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर, 1 लीटर है ये इसका वॉल्यूम, और इसमें 10 मार्बल के पीस पड़े हुए हैं, 10 मार्बल के पीस इसमें पड़े हुए हैं जी। और इसका इस पर प्रेशर P1 200 atm है। और अब कैलकुलेट, क्या करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। हर मार्बल का वॉल्यूम कैलकुलेट करें। हर मार्बल का पीस जो है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो ये आपके पास जो सिलेंडर है इसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। प्रेशर इसके अंदर जो है गैस के ऊपर 200 atm है। ये जो आपके पास मार्बल के पीस है, ये आपने हर मार्बल के पीस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सपोज करें जी, अब ये जो आपके पास मार्बल का पीस है इसका वॉल्यूम एक का हम समझते हैं V हो गया। 1 लीटर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब जाहिर बात है गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? सिलेंडर में से मार्बल का वॉल्यूम निकालकर जो बाकी वॉल्यूम होगा जिसमें गैस मूव करेगी
वो गैस का वॉल्यूम होगा। कैसे बेटा? कि टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें से मार्बल का वॉल्यूम निकाल कर जो बाकी वॉल्यूम बचेगा वो गैस का वॉल्यूम होगा। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा जी? 1 लीटर आपके पास कितने के बराबर होता है? 1000 ml के, मिलीलीटर के। तो 1000 में से माइनस कर दें 10V, 10 मार्बल के पीस का वॉल्यूम, तो ये गैस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये अब आपके पास इसी सिलेंडर के ऊपर हम प्रेशर ज्यादा कर देते हैं। प्रेशर ज्यादा करने पर जब पिस्टन इस पर मूव करते हैं तो प्रेशर हमने डबल कर दिया है। पहले 200 था, अब हम इसे कर देते हैं 400 ATM कर देते हैं। 400 ATM डबल कर दिया तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है 1000 ml से कम होगा, 625 ml आ जाएगा। अब जो सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल 625 ml हो गया है क्योंकि प्रेशर हमने ज्यादा किया है, और फिर मार्बल का वॉल्यूम कितना है हमें पता है V है, तो गैस का न्यू वॉल्यूम क्या होगा? 625 माइनस 10V, ये गैस का न्यू वॉल्यूम, गैस का न्यू वॉल्यूम। तो आइए हम कैलकुलेट कर। P1 200 ATM, गैस का पहला वॉल्यूम V1 1000 माइनस 10V, जब प्रेशर हमने डबल किया तो P2 क्या हो गया? 400 ATM, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम कम होगा 625 हो गया, जो गैस का वॉल्यूम होगा 625 में से 10V मार्बल का वॉल्यूम निकाल देंगे तो वो गैस का वॉल्यूम V2 होगा। तो अब आपके पास इक्वेशन वही इस्तेमाल करेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड मेंटेन रखा जाता है दोनों सिलेंडर्स के अंदर। अब हम पुट करें जी, आपके पास जो हमारे पास P1 कितना है वो है 200 ATM, ठीक हो गया, और V1 कितना है 1000 माइनस 10V, P2 कितना है आपके पास 400 ATM, और V2 कितना है 625 माइनस 10V। अब हम इसमें पुट करते हैं जी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में। P1 आपके पास कितना है जी 200, V1 1000 माइनस 10V, P2 आपके पास कितना है जी 400, और V2 कितना है 625 माइनस 10V, ठीक हो गया। अगर 200 से इधर काटें तो 2 आ जाए, ऐसे ही है बेटा। तो अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1250 माइनस 20V आ जाएगा, ये 1000 माइनस 10V। अब आप ऐसे करें 20V इधर ले आए, इसमें से माइनस 10V आ जाएगा, निकल जाएगा 1000, ये 250 आ गया, ये आपके पास 10V आ गया। अच्छा, तो 10 इधर से कट गया तो 25 आपके पास ml होगा। हर मार्बल के पीस का वॉल्यूम कितना होगा? 25 ml। तो न्यूमेरिकल हमने कर लिया। दोबारा देखें, हमने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml सिलेंडर का वॉल्यूम है। इसके अंदर 10 मार्बल के पीस है और आपने हर पीस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर है वो 200 ATM है। तो अब गैस का वॉल्यूम नोट करते हैं। अगर आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम 1000 है तो यहाँ पर जो मार्बल है, ईच मार्बल, इसका वॉल्यूम हम V मानते हैं। एक मार्बल पीस का वॉल्यूम V मानते हैं। तो 1000 ml सिलेंडर में से इन 10 जो मार्बल के पीस हैं 10V इनका वॉल्यूम माइनस कर दें, जो बाकी वॉल्यूम बचेगा वो गैस का वॉल्यूम होगा। ये गैस का V1 वॉल्यूम। अगर इसी सिलेंडर के ऊपर हम प्रेशर डबल कर दें, यानी 200 से 400 ATM कर दें, तो सिलेंडर का वॉल्यूम 1000 से कम होकर 625 ml आ जाता है, 625 ml आ जाता है। तो गैस का न्यू वॉल्यूम क्या होगा? 625 में से सिलेंडर में से
मार्बल 10 मार्बल का वॉल्यूम निकालें, जो बकाया वॉल्यूम होगा वो गैस का न्यू वॉल्यूम। तो अब हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब टेम्परेचर दोनों का 0 सेंटीग्रेड है। P1 200 atm, V1 ये गैस का, P2 400, V2 ये आपके पास। अब आप डेटा है आपके पास, आप P1 V1 इक्वल टू P2 V2 की इक्वेशन लगाएं और आप हल कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम एक और छोटा सा न्यूमेरिक एमसीक्यू लेते हैं, तो देखते हैं आप हल कर पाते हैं या नहीं। छोटा सा न्यूमेरिकल तेजी से करना है। एक सिलेंडर लें जी, मैं आपको देता हूं, आप इसे देखते हैं आधे मिनट में हल कर पाते हैं या नहीं हल कर पाते। तो मैं यहां पर 2 सिलेंडर लेता हूं, इनके दरमियान ये पाइप है, इनमें मैं यहां कार्क लगा देता हूं, कॉर्क। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कॉर्क लगा दिया। इसमें मैंने गैस रखी है, वो इसका वॉल्यूम है 10 लीटर और इसका प्रेशर जो है 2 atm है। अब मैं इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये मैं 20 लीटर वाला वॉल्यूम लेता हूं। अब यहां से कार्क को ओपन करता हूं, गैस 20 लीटर वाले में चली जाती है। तो बताएं इसका प्रेशर क्या होगा। बिल्कुल, वॉल्यूम ने इंक्रीज किया है, लाजमन बात है। वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज में आएगा। तो करें जी, टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है 0 सेंटीग्रेड। ठीक है सर, इस पहले वाले को हम P1, ये V1, ये P1, ये P2 और ये क्या आ जाएगा V2। सर इक्वेशन यही बन जाएगी जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 मालूम करना है एक साइड पे, V1 डिवाइडेड बाय V2। जिसको मालूम करना होता है वो एक साइड पे बकाया एक साइड पे वैल्यूज। तो P1 की वैल्यू कितनी है 2 atm। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं, मैं 0.5 atm, B 1 atm, C 1.5 atm, D नन, कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा। तो P2 आपके पास मालूम करना है, P2 बराबर है P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब P1 जो है 2 atm, ठीक हो गया, V1 10 लीटर और V2 जो है वो भी आपके पास जो है वो 20 लीटर है। अच्छा, 0 से 0 कट गया और 2 से 2 कट गया, ये और लीटर से लीटर कट गया। एटीएम जो आ रहा है वो P2 आ रहा है 1 atm। ये वाला करेक्ट है। तो नोट करें, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर 2 atm से 1 atm डिक्रीज हो गया। इस तरह के एमसीक्यू आते हैं तो फौरी तौर पर आप जज करो कि उसके अंदर कांस्टेंट कौन सा है। अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो वो बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ वाली इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर दो। एक न्यूमेरिकल हम और ले रहे हैं, इसमें हीलियम गैस इन 100 cubic centimeter container at a pressure of 500 torr is transferred to a container with a volume of 250 cubic centimeter. What will be new volume? What will be new pressure? Sorry, what will be new pressure? बच्चों नोट करें, हीलियम गैस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनर के अंदर बंद है, उस पर प्रेशर 500 है और फिर उसको एक ऐसे सिलेंडर में ट्रांसफर किया जाता है जिसका वॉल्यूम न्यू सिलेंडर में जिसमें ट्रांसफर किया जा रहा है 250
क्यूबिक सेंटीमीटर। और जब न्यू सिलेंडर में वो गई है जिसका वॉल्यूम 250 है, उसके अंदर प्रेशर क्या होगा? तो जाहिर बात है इसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज आ रहा है। अब पहले वाले का वॉल्यूम V1, अब इस वाले का वॉल्यूम V2। पहले वाले का जो प्रेशर था आपके पास, सॉरी, इसका वॉल्यूम V1, जो दूसरे का वॉल्यूम V2, पहले वाले का प्रेशर P1 था, न्यू प्रेशर जो हमने P2 मालूम करना है। और दो कंडीशन भी दी गई है कि इफ नो टेम्परेचर चेंज, अगर नो टेम्परेचर चेंज के टेम्परेचर अगर तब्दील ना हो, ठीक हो गया। दूसरा बी, अगर टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो फ्रॉम 20 से 15 सेंटीग्रेड, फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 15 सेंटीग्रेड पर आपने दोनों ऑप्शन में मालूम करना है। इसको बता दें, ये तो हमारा हो चुका था। अब जी जनाब ए ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो ए ऑप्शन में देखें, हमारे पास पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, V1 = 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और प्रेशर कितना है, P1 500 टॉर, ठीक हो गया। और जो अगले सिलेंडर में जिसमें मुंतकिल किया जा रहा है उसका V2 वॉल्यूम कितना है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमने न्यू सिलेंडर का प्रेशर मालूम करना है, P2, ठीक है जी, ये हम मालूम करते हैं। ए कंडीशन, नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं। तो वही P1 V1 = P2 V2, P2 एक तरफ कर ले, P1 V1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा V2, ठीक हो गया। इस पेज पर आ जाए, आपके पास P2 जो मालूम करना है, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, इनकी वैल्यू पुट करें जी। आपके पास जो P1 है 500 टॉर है, ठीक हो गया। और V1 आपके पास कितना है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय जो V2 है आपके पास, वो है आपके पास कितना है, 250। सर जी ये कैसे हो गया? और भाई ऊपर जो V1 की वैल्यू है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वैल्यूज पुट करते हुए हमेशा ख्याल करना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मैंने दोनों सेम रख दी थी। अच्छा जी, अब इसको आप cm³ से cm³ कट जाएगा, इनके ऊपर 0 से 0 कट गया, इसके साथ काटे ये 2, ये आपके पास आ जाएगा, हमारे पास 200 टॉर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास हमने पहला इसका कर लिया। दूसरा देखें जी, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर जो चेंज होता है वो आपके पास कितने से होता है, 20 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड में तब्दील हो रहा है, 15 सेंटीग्रेड। अब जाहिर बात है ये T1 हो गया, ये T2। अब प्रेशर वॉल्यूम चेंज के साथ टेम्परेचर चेंज भी है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज के साथ टेम्परेचर चेंज भी है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा सर? P1 V1 और T1 = P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। अब इसमें देख लें, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होकर अगली फॉर्म में जा रहे हैं P2 V2 T2 में। अब हमारे पास जो T1 है ये कितना है, 20 सेंटीग्रेड। कितना है, 20 सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में मेजर करना है, 273, इसमें 293 केल्विन आ जाएगा। 22 15 सेंटीग्रेड, ये आपके पास इसमें 273 में 288 केल्विन आ जाएगा। इसमें पुट कर दें, आपके पास जो हमने मालूम करना है, P2 मालूम करना है ना, तो P1 V1 over T1, P2 V2 over T2। अच्छा, P2 को एक साइड पे कर ले, ठीक हो गया। ये T2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड T1, इसके साथ T2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और V2 जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। P1 आपके पास कितनी थी,
P1 500 टॉर है, ठीक हो गया। और आपके पास V1 कितना था, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100, और डिवाइडेड बाय जो T1 है, T1 हमारे पास 293 केल्विन है। अच्छा, और T2 कितना था, T2 हमारे पास 288 है जी, 288 डिवाइडेड बाय जो आपके पास V2 है, V2 कितना है जी, V2 हमारे पास था 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, 250। तो यूनिट को हम निकाल देते हैं, तो ये ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 196.58 टॉर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, आपके पास टॉर में आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो बेटा अगला जो लॉ है जिसके न्यूमेरिकल हम मालूम करेंगे, चार्ल्स लॉ, न्यूमेरिकल्स। अच्छा, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, V/T is equal to K at constant pressure and number of moles। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जितना, वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना नोमिनेटर में इजाफा होगा उतना डिनोमिनेटर में, या जितना डिनोमिनेटर में नीचे इजाफा कर रहे हैं उतना नोमिनेटर में, जवाब कांस्टेंट रहेगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करके T1 करते हैं, वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर V1 आ जाएगा, जवाब कांस्टेंट। फिर टेम्परेचर चेंज करके T2 करते हैं, वॉल्यूम चेंज होकर V2, आंसर कांस्टेंट, क्योंकि जितना नोमिनेटर में इजाफा उतना डिनोमिनेटर में इजाफा। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, फिर V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर हमारे पास आते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स हैं इसके। पहला, आ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas occupies 150 ml at 25 centigrade. It is cooled at constant pressure. What will be new volume? What will be new temperature? The new temperature क्या है जी, एक कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल जो 150 वॉल्यूम पर मौजूद है, 25 सेंटीग्रेड पर, 25 सेंटीग्रेड पर एक सिलेंडर में 150 ml वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर। उसका ठंडा होने पर नया टेम्परेचर क्या होगा? तो सर जी ये तो आसान है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये चार्ल्स लॉ होगा। तो इसकी कंडीशंस नोट करें जी। पहला, अब इसका वॉल्यूम ये आपके पास होगा V1, ये इसका टेम्परेचर होगा T1। अच्छा, तो फिर अब हम इसका नया टेम्परेचर नोट करेंगे। तो जब ये ठंडा होता है, इसको कूल्ड किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, इसका V2 वॉल्यूम जो है वो 100 ml ऑब्जर्वेशन में आता है। कितना? 100 ml। अब आपके पास आ जाएगा जी V1 इज इक्वल टू 150 ml, ठीक हो गया। T1 आपके पास 25 सेंटीग्रेड। आपको पता है इसको हमने केल्विन के अंदर ले जाना है, तो केल्विन में ले जाने का तरीका हमें आता है कि सेंटीग्रेड के अंदर 273 को जमा करें, आंसर जो है वो केल्विन में आता है, 298 केल्विन आ गया। अब आपके पास V2 वॉल्यूम 100 है ml और T2 हमने मालूम करना है। तो बेटा इक्वेशन हमारे पास फिर V1 और T1
इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2, और T2 को हमने एक साइड पे ले जाना है क्योंकि इसको मालूम करना है। T2 को इधर ले जाएं तो T2 के इक्वल V2 है, ये T1 जो है इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये V1 जाकर डिवाइड हो जाएगा। T2 को हम इधर ले आए हैं ना, तो फिर T1 इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें जी। आपके पास जो V2 है कितना है 100 ml, और आपके पास जो T1 है ये 298 केल्विन, ठीक हो गया। और V1 जो वॉल्यूम है 150 ml, ठीक है। ml से ml कट जाएगा केल्विन की सूरत में, आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है 198.66 केल्विन, ठीक हो गया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जी, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की वेरिएशन होगी, जबकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे जाते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन is cooled from 127 centigrade to -27 centigrade by maintaining pressure constant, calculate the new volume, pressure constant, calculate new volume at low temperature। तो जब आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखो तो उसमें पहले कांस्टेंट को तलाश करो। किसको तलाश करो? कांस्टेंट को। अभी आपने बॉयल्स लॉ के किए थे, वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल्स आ रहे थे, टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो बॉयल्स लॉ है आपके पास, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हुए। दूसरी कंडीशन क्या होगी उसमें? प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल आ रहे होंगे, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हुए। आपने फिर बॉयल्स लॉ को अप्लाई करना है। अब यहां पर आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी हो रहे हैं, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक हो गया जी। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी है, नोट करें जी। आपके पास ये पहला जो है ये T1 है 12 सेंटीग्रेड से, T2 में जा रहा है 27 सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। ये पहला V1 वॉल्यूम है। अब न्यू वॉल्यूम V2 हमने मालूम करना है। तो आपके पास अब हम डेटा लिखते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 आपके पास है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर T1 127 सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में ले जाना है जी। 273 इसमें जमा करें, ये 400 केल्विन आ जाएगा। अब आगे T2 फाइनल टेम्परेचर -27 सेंटीग्रेड है, इसमें भी 273 जमा करें, ये 246 केल्विन में आ जाएगा। V2 आपने मालूम करना है। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो हम क्या करेंगे जी, V2 को एक साइड पे ही रखे इधर, V1 डिवाइडेड बाय T1 और T2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 इधर, अब V1 आपके पास कितना है 250, और T2 आपके पास जो है वो कितना है 246 केल्विन, और डिवाइडेड बाय जो आपके पास T1 है ये कितना है 400। हमें आप पता है ये क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये केल्विन में, ये केल्विन में, केल्विन केल्विन से कट जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में जो आ पाएगा। ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे, ये आपके पास 153 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। अब न्यू वॉल्यूम, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम हो गया है। पहले 250 था,
अब 153 हो गया है। तो बेटा अगला लॉ हमारे पास आ रहा है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ के हम 2-3 एमसीक्यू देखते हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, हमने अच्छे तरीके से इसको स्टडी किया है। एवोगैड्रो लॉ कि अगर 2 गैसेस लेते हैं सिलेंडर में इधर और उनके वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये गैस 1 और ये गैस 2 वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस कांस्टेंट हों। एवोगैड्रो लॉ हमने पढ़ा था जी, अगर 2 गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो। तो इसमें वेरिएशन किसके दरमियान है, V और N के दरमियान। तो बेटा ये तीसरा लॉ है जिसको न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं। अगर आपके पास बॉयज लॉ हो तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशन होगी, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। तो आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़े कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएशन है, तो बॉयज लॉ वाली इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएं। अगर आपके पास चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे और उसमें उसकी स्टेटमेंट में वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो आप फौरन V1 over T1 इक्वल टू V2 over T2 वाली इक्वेशन लगाएं। अब ये थर्ड लॉ है, इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों वेरिएबल होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों आपके पास कांस्टेंट होंगे तो आप एवोगैड्रो लगाएंगे। पहले आपके पास जो है इसका एमसीक्यू करते हैं जी। पहला एमसीक्यू वो कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in 1 dm cube is close to option A, B, C, D। हल करें जी। तो कहते हैं कि 1 dm क्यूब वाटर में 1 dm क्यूब वाटर है, उसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हो सकते हैं, 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 डिवाइडेड बाय 22.4 ये हो सकता है, 12.04 डिवाइडेड बाय 24.4 10 की पावर रेज़ टू 23 ये हो सकता है, 18 डिवाइडेड बाय 22.4 10 की पावर रेज़ टू 23 ये हो सकता है। डी ऑप्शन कहता है 55.6 10 की पावर रेज़ टू 55.6 6.02 multiply 10 की पावर रेज़ टू 23 55.6 multiply 6.02 multiply 10 की पावर रेज़ टू 23 1 dm क्यूब वाटर है जी हमारे पास मौजूद सिलेंडर में, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं, इतने 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 एवोगैड्रो के मुताबिक है। तो बेटा जरा सोचे, पॉज करें, रोकें, सोच लिया, मैं बताता हूं आपने इसके मुताबिक ठीक है या नहीं। वाटर की डेंसिटी होती है जी m/v 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वाटर की 1 ग्राम मैस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर फिट आती है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो वाटर की मैस 1 ग्राम होती है, यानी वाटर का 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया। अगर ये बढ़ाकर हम 1 dm क्यूब कर लें, ठीक है, तो फिर ये यूनिट भी बढ़कर आपके पास 1 kg हो जाएंगे, क्योंकि 1 kg 1 dm क्यूब के बराबर होते हैं। जो मैस का ग्राम का बड़ा यूनिट 1 kg और क्यूबिक सेंटीमीटर का बड़ा यूनिट 1 dm क्यूब 1 kg 1 dm क्यूब के बराबर होते हैं। अगर वाटर की डेंसिटी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 1 ग्राम आता है तो इसी तरह 1 dm क्यूब के अंदर 1 kg आएगा।
तो 1 dm क्यूब वॉल्यूम में वाटर कितना होगा 1 kg। तो 1 dm क्यूब के अंदर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जानते हैं फार्मूला सर जी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितनी है 1 kg। 1 kg जो है वो आपके पास कितने के बराबर होती है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18। ये डिवाइड करें तो 55.5 मोल आएंगे। ठीक है 55.5 आएंगे। तो 55.5 मोल तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल की जगह आप लिख दें मोल के तादाद 6.02 10 की पावर 23। हल हो गया। ये डी वाला ऑप्शन सही है। तो दोबारा देखें वाटर की डेंसिटी क्या होती है m ओवर v। तो m ओवर v से हम वाटर की डेंसिटी निकालेंगे। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर वाटर का कितना ग्राम मौजूद होता है 1। तो इसी तरह cm क्यूब का बड़ा यूनिट कर दें 1 dm क्यूब और जो ग्राम का बड़ा यूनिट कर दें 1 kg। तो 1 dm क्यूब के अंदर कितना आएगा 1 kg। तो 1 kg के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लें। मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1 kg कितने के बराबर है 1000 ग्राम। 18 को डिवाइड करें 55.5 मोल आया। मोल की जगह पार्टिकल की तादाद रखी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद दूसरा MCQ करें जी। Which of following gas have same number of molecules? Which of following gases having same number of molecules? इनमें से कौन सी गैसेस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखती हैं? ए ऑप्शन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ N2O। ठीक हो गया जी। बी ऑप्शन आपके पास है 11.2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड 1.12 dm क्यूब ऑफ हीलियम। सी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। डी 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 5.6 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जी इनमें से कौन सी ऐसी दो गैसेस हैं जिनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड 250 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड N2O का जो वॉल्यूम है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ए वालों के, या अब ये बी जिसमें ऑक्सीजन 11.2 dm क्यूब है और हीलियम 1.1 dm क्यूब, इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। या सी में कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम और कार्बन मोनोऑक्साइड के 22 ग्राम इनके सेम होंगे। या फोर्थ में नाइट्रोजन के 28 ग्राम और ऑक्सीजन का 5.6 dm क्यूब, इन दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे। सर जी बिल्कुल आसान है पहले वाले के, क्योंकि जिनके वॉल्यूम सेम होते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। जिनके वॉल्यूम सेम होते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। ये पहला ऑप्शन है, क्योंकि इसका भी 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका भी 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इन दोनों पहले कार्बन डाइऑक्साइड और N2O पे आपके पास वॉल्यूम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इनके वॉल्यूम सेम है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है। ये आपके पास क्लियर हुआ। इसके जी दो शॉर्ट क्वेश्चन है हमने वो करने। तो बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इसी तरह 1 मोल NH3 गैस लेते हैं, 1 मोल NH3 एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 atm के ऊपर। ठीक है, इनके एवोगैड्रो नंबर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे?
एवोगैड्रो नंबर Na 6.02 10 की पावर रेज टू 23 सेम हो गए डिफरेंट हो गए। तो अगर इनको हम आइडियल गैस तस्वर करते हैं दोनों को, तो चूंकि इनके अंदर मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। रियलिटी में अगर देखें तो ये जो NH3 है इसका जो वॉल्यूम है ये लिटिल कम होता है क्योंकि ये नॉन आइडियल रियल गैस है। लेकिन अगर हम आइडियल तस्वर करेंगे तो इनके अंदर मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि जिनके वॉल्यूम सेम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, ये आपके पास क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट हम प्रेशर टेम्परेचर गेल लुकास का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो न्यूमेरिकल ऑफ P pressure temperature law at constant volume and number of mole। तो हमें पता है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट V एंड N। तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, KT आता है, P डिवाइडेड बाय T इक्वल टू K। अब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जवाब कांस्टेंट। फिर जितना डिनोमिनेटर में इजाफा करेंगे उतना प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा, आंसर कांस्टेंट। और ये हमने पढ़े हुए हैं, ये राइट हैंड साइडेड आपके पास इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती हैं। P1 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर T2। आपके पास जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट क्वांटिटी। P1 over T1 is equal to P2 divided by T2 is equal to K। ये स्टेटमेंट इस्तेमाल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ गैस सिलेंडर कैन बियर मैक्सिमम pressure of 50 atm। it contains a gas at 10 atm when temperature is 27 centigrade। if fire breaks at what temperature cylinder will burst, फट जाएगा। तो अब देखें कि आपके पास सिलेंडर में अगर गैस बंद है, उसका प्रेशर कितना P1 10 atm, टेम्परेचर कितना है आपके पास 27 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में ले जाएं, 273 जमा करें, आपके पास 400 केल्विन आ जाएगा। ठीक हो गया। किस टेम्परेचर पर? T2 पर जाकर। ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपके पास बर्दाश्त हो सकता है वो P2 15 atm है। अब हम देखेंगे इक्वेशन P1 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर T2। हमने T2 मालूम करना है, T2 इधर ले आए। ठीक है। P2 अब T1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो P2 है 15 atm है। ठीक हो गया। टेम्परेचर कितना है जी? टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन और डिवाइडेड बाय P1 जो है वो आपके पास 10 atm है। एटीएम से एटीएम कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये 450 केल्विन टेम्परेचर जब हो जाएगा, उस पर गैस का जो सिलेंडर है उसका प्रेशर 15 एटीएम से ज्यादा हो जाएगा और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो बेटा अब
इजाजत चाहते हैं। आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक, इसको सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर लें। अब मैं आपको बता देता हूं कि न्यूमेरिकल्स हल करते वक्त स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें, वेरिएशंस को देखें और कांस्टेंट्स को देखें और फिर मुतलका लॉ अप्लाई कर दें, उसकी इक्वेशन अप्लाई कर दें आप। बिल्कुल ओके जी, अल्लाह हाफिज।